हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेक टाइम क्लासेस। इस वीडियो में हम घटना सार पढ़ेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेक टाइम क्लासेस। इस वीडियो में हम घटना सार कवर कर रहे हैं और घटना सार में जो स्टार्टिंग में वन लाइनर्स दिए हुए हैं वो हम बाद में कवर करेंगे सीधे बुक से ही। जो चीज़ें थोड़ा सा एक्सपेंड करके लिखी है उसको संक्षिप्त में एक राष्ट्रीय, यहाँ पर जो राष्ट्रीय करंट अफेयर होता है उसको यहाँ से शुरू कर रहे हैं। पार्ट 1 है ये, कुछ पार्ट्स आएंगे, इसको आराम से देखिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जल्दी जल्दी कवर करने की कोशिश की जाएगी, लेकिन आने वाले सभी पार्ट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो चलिए शुरू करेंगे। यूपी पीसीएस, आरओ या फिर जो यूपी SSC के थ्रू जितने एग्जाम होते हैं उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। और करंट अफेयर जहाँ जहाँ पे भी पूछा जाता है ये एकदम शॉर्ट में है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। जितने भी आने वाले पार्ट हैं वो सभी पार्ट देखिएगा, प्लेलिस्ट इसकी बना दी जाएगी। तो चलिए शुरू करेंगे। इससे पहले वाला ये हाफ ईयरली होता है, इससे पहले वाला जो घटना सार है वो दिया जा चुका है, उसकी भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से जाके देख सकते हैं। बाकी इसके नोट्स भी दिए जा चुके हैं जो भी ग्रुप में हैं। अभी 3 ग्रुप चल रहे हैं, यूपी पीसीएस, आरओ और कंबाइंड पेड ग्रुप चल रहा है। कोई भी ग्रुप ज्वाइन करने के लिए जो नंबर दिया हुआ है इस पर व्हाट्सएप करके ग्रुप की डिटेल्स ले सकते हैं और उसको प्रॉपर्ली पढ़कर ज्वाइन कर सकते हैं। उसी में सभी हैंड रिटन नोट्स करंट अफेयर वगैरह के साथ, मंथली करंट अफेयर या ये वाले जो मैगजीन वगैरह आती है या फिर जो भी टेस्ट वगैरह हैं, क्विज हैं, वो सब आपको वहीं पर मिलेंगे। पूरी डिटेल आपको इस पे व्हाट्सएप करके मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करेंगे। सबसे पहले वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 आया है। अब ये कानून बन गया है, मतलब पहले अधिनियम आता है, वो जब राष्ट्रपति के उस पर साइन हो जाते हैं, लोकसभा राज्यसभा हर जगह से पास होकर राष्ट्रपति का साइन होता है, तब वो कानून बनता है। तो ये वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 अब आ गया है। इसका नया नाम एक रखा गया है, उम्मीद। इसमें जो उम्मीद को है, अगर हिंदी में इसको कहा जाए तो एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तिकरण, दक्षता और विकास, ये इसका जो है फुल फॉर्म है हिंदी में। और इसको वैसे कहा गया है उम्मीद। इसमें मतलब मैनेजमेंट वगैरह की बात की गई है, एम्पावरमेंट की बात की गई है, डेवलपमेंट की बात की गई है, तो ये सब है इसमें। राष्ट्रपति की मंजूरी इसको मिली है 5 अप्रैल 2025 को। 5 अप्रैल 2025 ये वाली डेट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। राज्यसभा लोकसभा वाली डेट उतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती, जब ये कानून बनता है वो डेट इंपॉर्टेंट रहती है, 5 अप्रैल 2025। इसको जो है 2024 में जब पेश किया गया था इस अधिनियम को, तो इसकी जांच के लिए एक समिति बनी थी, संयुक्त समिति थी जिसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों के मेंबर होते हैं। और उस समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जगदम्बिका पाल थे, बीजेपी के हैं ये। जगदम्बिका पाल जो है इसके अध्यक्ष थे, तो ये भी नाम याद रखिएगा। और ये जो कानून है, ये जो 2025 वाला बना है, ये 1995 का जो कानून था वक्फ अधिनियम वाला, उसमें संशोधन करता है। और वक्फ से रिलेटेड पहले भी कई सारे कानून बन चुके थे। पहला वाला जो बना था 1995 से पहले, एक बार 1913 में बना था, जिसमें वक्फ जो लेख वगैरह होते हैं उनकी बात की गई थी 1913 में। फिर 1923 में वक्फ संपत्ति पंजीकरण वाला एक कानून बना था, जिसको निरस्त कर दिया गया। अब 2025 वाले कानून ने ये 1923 वाले कानून को जो है निरस्त कर दिया है। इसके अलावा एक 1954 में बना था, जिसके तहत वक्फ बोर्ड की स्थापना हुई थी, वक्फ परिषद की स्थापना हुई थी केंद्र और राज्य स्तर पर। तो अगर पूछ लिया जाए कि 2025 से पहले कितने कितने बन चुके थे वक्फ से रिलेटेड, तो 1913 में बना था, 1923 में बना था और 1954 में बना था। अब 2025 वाले में इसके अनुसार क्या क्या चीज़ें हैं? तो जो केंद्रीय वक्फ परिषद होगी उसके प्रभारी केंद्रीय मंत्री होंगे, जो भी केंद्रीय मंत्री पदेन अध्यक्ष इसके होंगे, वक्फ परिषद के प्रभारी अध्यक्ष होंगे। इसके अलावा सदस्यों में जो कौन कौन शामिल हो सकता है? तो SC HCN मतलब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश इसमें हो सकते हैं सदस्यों में। उनका मुस्लिम होना अनिवार्य नहीं है, ये भी अगर स्टेटमेंट आ जाए तो। मुस्लिम कानून के प्रख्यात जो विद्वान और जो मुस्लिम संगठन के प्रतिनिधि हैं वो भी इसमें शामिल होंगे। कोई एग्जैक्ट संख्या इसमें नहीं दी हुई है कितने लोग रहेंगे, लेकिन जो जैसे जो मुस्लिम कानून का विद्वान रहेगा या फिर मुस्लिम संगठन से संबंधित कोई प्रतिनिधि रहेगा, उसका मुसलमान होना अनिवार्य है। ये जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश होंगे इनका मुस्लिम होना अनिवार्य नहीं है। और जो मुस्लिम सदस्य हैं जितने भी, उसमें से 2 महिलाओं का होना अनिवार्य है, 2 मुस्लिम महिलाएं इसमें होनी चाहिए। ये वक्फ बोर्ड की बात की गई है। इसके अध्यक्ष कौन होंगे? तो केंद्रीय मंत्री होंगे। नेक्स्ट बात करेंगे राज्य वक्फ बोर्ड संबंधी। यहाँ पे जो हमने देखा वो केंद्रीय वक्फ बोर्ड का था, यहाँ पे जो सदस्य वगैरह दिए हैं। अब राज्य वक्फ बोर्ड भी बनेगा, जिसमें 2 गैर मुस्लिम सदस्य अनिवार्य होने चाहिए और 2 मुस्लिम महिलाएं अनिवार्य होनी चाहिए, उनकी सदस्यता होनी चाहिए। सिया, सुन्नी और जो पिछड़े मुस्लिम वर्ग हैं उनसे एक एक सदस्य होना अनिवार्य है। इसके अलावा वक्फ होता क्या है? तो वक्फ इस्लामी कानून के तहत धार्मिक और धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए समर्पित संपत्तियाँ होती हैं, जिनकी बिक्री और अन्य उपयोग जो है निषिद्ध होता है। तो इस तरह से बहुत सारी ज़मीन ऐसे वक्फ के अंडर आई थी, जिसके लिए ये कानून बना था। अगर एग्जैक्ट नंबर की बात की जाए कितने लाख एकड़ भूमि वक्फ के अंडर वर्तमान में आ रही थी, तो 9.4 लाख एकड़ भूमि जो है वक्फ के अंडर आ रही थी। तो अब इसमें जो है ये संशोधन वगैरह से वक्फ की भूमि का उपयोग किया जा सकेगा।
नेक्स्ट है वैश्विक नेटवर्क तत्परता सूचकांक, इसको अंकटाड के द्वारा जारी किया गया है अप्रैल 2025 में। वैश्विक नेटवर्क तत्परता सूचकांक याद रखिएगा। इसमें भारत की रैंक कितनी है? 36 है। भारत की रैंक 170 देशों में। 2022 में इंडिया की रैंक थी 48, अभी जो है सुधार हुआ है 36 हो गई है। और इसमें कई चीज़ों का देखा जाता है कि इसमें भारत का प्रदर्शन कैसा रहा ओवरऑल करके, उसके बाद फिर रैंक बनाई जाती है जो कि 36 आई है। आईसीटी तत्परता में 99 है, मानव पूंजी में 113 है, मानव अनुसंधान और विकास में 3rd है। और ये सब जो है ये सब बना के उसके बाद 36 आई है, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग कारकों में उसकी रैंक बना के। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस वैश्विक जो नेटवर्क तत्परता सूचकांक है उसकी 36 याद रखिएगा बस। इसके अलावा अगर यहाँ पे एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट हो जाती है कि भारत में डेवलपर्स की संख्या जो है सेकंड रैंक पे भारत आता है। 13 मिलियन डेवलपर्स हैं यहाँ पर, और अमेरिका इसमें फर्स्ट नंबर पर है। जो नेटवर्क वाले उसमें है तत्परता सूचकांक में, इंडिया की जो नंबर है कितने डेवलपर्स हैं वो 13 मिलियन है, जो कि सेकंड है। यहाँ पे अमेरिका फर्स्ट है। नेक्स्ट है न्यूजीलैंड प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन जो है भारत आए थे 16 से 20 मार्च के बीच में। ये जो आजकल डेट ज़्यादा पूछी जा रही है, तो ये जो बाहर से कोई प्रधानमंत्री कोई राष्ट्रपति आ रहे हो तो उनका कम से कम जो है किस मंथ में आ रहे हैं वो याद रखिएगा, कभी कभी अरेंज करने को आ जाता है। तो ये 1920 मार्च के बीच में आए थे न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन। ये रायसीना डायलॉग के लिए आए थे। 10वां संस्करण जो रायसीना डायलॉग का हुआ था उसमें ये मुख्य अतिथि थे क्रिस्टोफर लक्सन। और जो कुछ महत्वपूर्ण समझौते हुए हैं न्यूजीलैंड और इंडिया के साथ, जैसे भारत के अप्रत्यक्ष कर बोर्ड और सीमा शुल्क बोर्ड और न्यूजीलैंड का जो सीमा शुल्क सेवा थी उसके बीच में समझौता हुआ है। इसको कहा गया है AEOMRA समझौता। तो ये भी इस पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इसके अलावा मतलब कर से रिलेटेड यहाँ पर हस्ताक्षर हुए हैं। इसके अलावा बागवानी, कृषि, पर्यटन, विमानन, रक्षा, सैन्य क्षेत्र इसमें समझौते हुए हैं। न्यूजीलैंड ने भारत की कंबाइंड मेरीटाइम जो फोर्सेस है उसमें भागीदारी का स्वागत किया। मतलब भारत जो है उनके जो कंबाइंड मेरीटाइम फोर्सेस है उसमें भागीदारी भारत को मिल गई है। उनका जो एक्सरसाइज वगैरह होगी उसमें इंडिया की एंट्री हो गई है। न्यूजीलैंड ने भारत की इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव में शामिल होने की इच्छा जताई है। ये भी एक मतलब अगर स्टेटमेंट आ जाए तो, वैसे इतना डीप में पूछा नहीं जाता, अगर आप मेंस वगैरह देंगे तो वहाँ पे आप ये सब ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है शिक्षा, खेल, श्रमिक, हरित ऊर्जा, इनसे सबसे संबंधित बातचीत हुई है। और भारत और न्यूजीलैंड का खेल संबंध जो है 1926 से अभी तक है। 1926 में हमारी हॉकी टीम गई थी न्यूजीलैंड, तो ये भी मेंशन किया गया है इसमें, तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, बस ये यहाँ पे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो था कि रायसीना डायलॉग का जो 10वां संस्करण था उसके मुख्य अतिथि न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन थे। रायसीना डायलॉग 2025 जो है कब से कब तक हुआ था? तो 17 से 19 मार्च 2025 के बीच में नई दिल्ली में हुआ है मार्च में, और अतिथि वही क्रिस्टोफर लक्सन। थीम थी इस बार की कालचक्र, जन, शांति और ग्रह। कालचक्र, जन, शांति और ग्रह। 125 देशों के प्रतिनिधि यहाँ पे आए थे, लगभग 3500 जो प्रतिनिधि यहाँ पर शामिल हुए थे। इसमें 125 देशों से वो लोग आए थे। डायलॉग की शुरुआत, ये रायसीना डायलॉग की शुरुआत 2016 से प्रतिवर्ष होती है। इसका आयोजनकर्ता कौन होता है? तो ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन और विदेश मंत्रालय इसको आयोजित करता है। इसमें जो है फिलीपींस ने एक अपना वो रखा था कि भारत जो है स्क्वाड में शामिल हो जाए। स्क्वाड जो है अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और फिलीपींस का एक ग्रुप है स्क्वाड। ये क्वाड की बात नहीं हो रही है जिसमें भारत है, ये स्क्वाड की बात हो रही है जिसमें अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और फिलीपींस है। फिलीपींस चाहता है इसमें भारत शामिल हो जाए क्योंकि दक्षिण चीन सागर में चीन का जो है आधिपत्य ज़्यादा फैल रहा है, तो उससे जो है फिलीपींस को प्रॉब्लम हो रही है, तो भारत वहाँ पर सपोर्ट करे, इसलिए फिलीपींस ने ऐसा प्रस्ताव रखा है। इंदौर में भारत का पहला PPP ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित हो रहा है, जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोग्राम है ये, और ये जो है स्थापित हो रहा है ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग के लिए। 5500 वर्ग फुट में है, जिसमें वेस्ट की प्रोसेसिंग की जाएगी, और ये इंदौर में स्थापित है, बिचौली हप्सी इंदौर में। प्राइवेट पार्टनर इसमें कौन है? तो एस्ट्रोनॉमिकल इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड जो है इसमें प्राइवेट पार्टनर है। बस ये याद रखिएगा कि भारत का पहला PPP ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट इंदौर में स्थापित हो रहा है। एशिया के पहले वर्टिकल लिफ्ट रेलवे समुद्र पुल का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? तो पंबन ब्रिज है, ये बना है पहला वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज। पहले भी यहाँ पर ब्रिज था, लेकिन जो है उसको आधुनिक कर दिया गया है। 100 साल पुराना वो ब्रिज था, जिसको अभी जो बनाया गया है नया वाला, ये भी 100 साल तक चलेगा, ऐसा कहा गया है। 6 अप्रैल 2025 में जो है इसका PM मोदी के द्वारा उद्घाटन किया गया। शिलान्यास इसका 2019 में हो चुका था, अभी ये कंप्लीट हो गया है। 2.08 किलोमीटर लंबा ये पुल है, ये याद रखेगा, 2.08 किलोमीटर। रामेश्वरम को मंडपम से ही जोड़ता है।
और इस पर ट्रेन की स्पीड कितने तक होती है, क्योंकि ये ट्रेन वाला पुल है तो 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इस पर ट्रेन चल सकेगी। और ये जो है इसका 63 मीटर हिस्सा ऊपर उठाया जा सकता है। ये वर्टिकल ब्रिज है, जैसे जो बड़ी बड़ी जहाज पास होती हैं तो उसमें पुल को ऐसे ऊपर से उठाया जा सकता है। ऐसा भी इंडिया में ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन ये जो है जो विदेशी ब्रिज वगैरह होते हैं, लंदन वगैरह में जो ब्रिज हैं वो ऐसे ऊपर उठ जाते हैं, तो इस तरह का ये ब्रिज बन गया है पंबन ब्रिज। नेक्स्ट बात करेंगे, इंदौर और उदयपुर को वेटलैंड सिटी की मान्यता दी गई है। ये वेटलैंड साइट की बात नहीं की जा रही है, पूरा सिटी जो है वेटलैंड सिटी के रूप में इसको मान्यता मिल गई है जनवरी 2025 में इंदौर और उदयपुर को। भोपाल भी इसमें नामित किया गया था, लेकिन उसको मान्यता नहीं मिली, क्योंकि वहाँ पर जो भोज जलभूमि है, भोज जो झील है, उसको कहा गया है कि ये उतनी ज़्यादा प्रोटेक्टेड नहीं है, इसको जो है मानव से नुकसान पहुंच रहा है ये सब। तो इसमें उन्हीं सिटीज़ को शामिल किया गया है जो बहुत ज़्यादा अच्छे से संरक्षित करके चीज़ों को रखते हैं, मतलब झील वगैरह को ज़्यादा अच्छे से वेटलैंड को संरक्षित करते हैं। तो इसमें इंदौर और उदयपुर है। ये मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का पहला ही 2 शहर है ये, मतलब इससे पहले कोई सिटी को मान्यता नहीं मिली थी मतलब वेटलैंड सिटी के रूप में। रामसर जो कन्वेंशन है उसके तहत ये मान्यता दी जाती है। इस बार विश्व में 31 नए देशों को ये मान्यता मिली है। टोटल वेटलैंड सिटी पूरे वर्ल्ड में 74 हो गए हैं, जिसमें से 2 इंडिया के हैं। सर्वाधिक जो वेटलैंड सिटीज़ हैं वो चीन के हैं 22। चीन के 22 सिटीज़ को जो है वेटलैंड सिटी की मान्यता मिली है। ये जो वेटलैंड सिटी प्रमाणन है ये रामसर अभी समय जो रामसर कन्वेंशन था उसके तहत शुरू हुआ था। कॉप 2015 के दौरान ये जो है लागू हुआ था। पहले जो है वैसे तो रामसर साइट से नामित की जाती थी, लेकिन 2015 से ये सिटी जो नामांकन की बात आई है ये कॉप 2015 के दौरान आई है। नेक्स्ट है 15वीं क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी सब्जेक्ट रैंकिंग आई है, जिसमें जो है टॉप 50 में भारत के 9 जो है संस्थान और विश्वविद्यालय टॉप 50 में 9 है भारत के। और इसमें शीर्ष पे कौन है, तो भारतीय खनन विश्वविद्यालय धनबाद जो है शीर्ष पे है, मतलब इंडिया की तरफ से शीर्ष पे। वैसे तो ये 20 नंबर पर है। उसके बाद जो है आईआईटी दिल्ली है 26 नंबर पे, आईआईटी मुंबई 28 नंबर पे, फिर आईआईटी अहमदाबाद, आईआईटी बेंगलुरु, आईआईटी मद्रास, जेएनयू भी इसमें शामिल है टॉप 50 में। तो ये सब जो टॉप 50 वाले हैं। सबसे नंबर 1 पे कौन है, वैसे ये 20वें नंबर पे है भारतीय खनन विश्वविद्यालय धनबाद। उसके बाद आईआईटी दिल्ली है, फिर आईआईटी मुंबई है। ये जो रैंकिंग थी इसमें क्यूएस रैंकिंग, इसमें जो संस्थानों की संख्या में अगर बात की जाए किसके संस्थान सबसे ज़्यादा हैं, तो भारत उसमें 5वें नंबर पे है। सबसे ज़्यादा इस रैंकिंग में जो संस्थान शामिल थे वो चीन के थे, फिर अमेरिका के, फिर यूके के, फिर कोरिया के। भारत 5वें नंबर पर है। सबसे ज़्यादा संस्थान इस रैंकिंग में चीन के शामिल थे। सोनप्रयाग से केदारनाथ और गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब तक रोपवे के निर्माण को मंजूरी मिल गई 11 मार्च 2025 को। सोनप्रयाग से केदारनाथ के बीच में जो है 12.9 किलोमीटर लंबा रोपवे बनेगा, 12.9 किलोमीटर। और गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब के बीच में 12.4 किलोमीटर लंबा रोपवे बनेगा। ये याद रखिएगा, सोनप्रयाग से केदारनाथ 12.9, गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब 12.4। और ये जो है ट्राई केबल डिटैचेबल गोंडोला तकनीकी पर आधारित होगा। बस ऐसे याद कर लीजिए इसको, ये किस तकनीकी पर आधारित है, क्योंकि कुछ मतलब बहुत अच्छी तकनीकी है ये, जो एग्जाम में पूछी जा सकती है उस हिसाब से। नेक्स्ट बात करेंगे, भारत बना खाड़ी अंतर सरकारी संगठन का नया अध्यक्ष। खाड़ी अंतर सरकारी संगठन का नया अध्यक्ष बन गया है भारत, जो कि है इसका शॉर्ट फॉर्म है BOP IGO, बे ऑफ बंगाल प्रोग्राम इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो है ये बना हुआ है, इसमें भारत इसका अध्यक्ष बन गया है। एक बैठक हुई थी अभी 13वीं शासकीय परिषदीय बैठक, जो कि मालदीव में संपन्न हुई। मालदीव की राजधानी माले में ये हुई थी फरवरी में, 20 से 22 फरवरी के बीच में। उसी दौरान ये फैसला हुआ था कि इसमें जो BOP IGO का नया अध्यक्ष बनेगा भारत। इससे पहले जो अध्यक्ष था वो था बांग्लादेश, लेकिन ये ट्रांसफ़र हो गया इसी बैठक के दौरान जो मालदीव में हुई थी। बांग्लादेश के बाद अब भारत इसका अध्यक्ष बनेगा। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है इसका, तो ये है चेन्नई में, तमिलनाडु में। इसके स्थायी सदस्य कौन कौन से हैं, तो बांग्लादेश है, भारत है, मालदीव और श्रीलंका। सहयोगी सदस्य इसके हैं इंडोनेशिया, मलेशिया, म्यांमार और थाईलैंड। स्थायी सदस्य याद रखिएगा बांग्लादेश, भारत, मालदीव और श्रीलंका। उद्देश्य क्या है इसका, जो बंगाल की खाड़ी वाला क्षेत्र है, यहाँ पे बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में छोटे जो मत्स्य पालन कर्मी होते हैं उनके जीवन स्तर में सुधार करना। तो बंगाल की खाड़ी के आसपास के ही देश जो है इसके स्थायी सदस्य हैं। ये भी देख लीजिए यहाँ पर, वही जो हैं जो बंगाल की खाड़ी के चारों तरफ हैं वही इसके स्थायी सदस्य हैं। नेक्स्ट बात करेंगे,
भारत की 6 धरोहर जो है यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल हो गई है। तो अस्थायी सूची की यहाँ पर बात की जा रही है, स्थायी नहीं है अभी, मतलब अस्थायी है ये। तो ये कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो छत्तीसगढ़ में है, इसको शामिल किया गया है। ये कांगेर घाटी कहाँ स्थित है, कई बार मैचिंग में पूछा जा सकता है, मतलब पूछा जा चुका है पहले एग्जाम में। तो कांगेर घाटी छत्तीसगढ़ में है। यहाँ पर 150 फीट ऊँचा एक तीरथगढ़ जलप्रपात है, कांगेर नदी पर स्थित है ये, तो ये भी याद रखिएगा। तीरथगढ़ जलप्रपात कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ में। फिर मुदुमल मेगालिथिक मेन्हिर, ये जो तेलंगाना में है, लव काल से जुड़ी इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये मुदुमल मेगालिथिक, ये भी इसको भी शामिल किया गया है अस्थायी सूची में, तेलंगाना का है ये। अशोककालीन शिलालेख इसमें शामिल है, मध्य प्रदेश का। इसके अलावा 64 योगिनी मंदिर मध्य प्रदेश का इसमें शामिल है। गुप्तकालीन मंदिर इसमें शामिल है। बुंदेला राजवंश के महल जो कि यूपी और एमपी में है, वो भी इसमें शामिल किए गए हैं यूनेस्को की जो टेंटेटिव लिस्ट है उसमें। और उसके अलावा अभी वर्तमान में भारत में कितने स्थल हैं यूनेस्को के, वैसे पूर्ण रूप से देखा जाए तो 43 हैं, जिसमें से 35 सांस्कृतिक स्थल हैं, 7 प्राकृतिक स्थल हैं और 1 मिश्रित स्थल है। तो ये 43 याद रखिएगा टोटल अभी जो यूनेस्को स्थल है भारत में। नेक्स्ट है देश की पहली नदी डॉल्फिन गणना 2025 की रिपोर्ट आई है। पहली बार डॉल्फिन की गणना इस तरह से की गई है विश्व वन्यजीव दिवस पर 3 मार्च 2025 को ये गणना की गई थी। इसको जारी किया गया था गिर नेशनल पार्क से पीएम मोदी जी के द्वारा। गिर नेशनल पार्क गुजरात में है, वहाँ से इसको जारी किया गया था। इस रिपोर्ट को कहा गया है कि टोटल डॉल्फिन जो है 6327 है। इसमें जो है 8 राज्यों में है ये और 28 नदियों में गणना की गई थी इसकी। तो 8 राज्यों और 28 नदियों में टोटल 6327 जो है डॉल्फिन है। नंबर एकदम एग्जैक्ट याद रखिएगा, 6327। सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में है 2397। उसके बाद जो है बिहार में, फिर पश्चिम बंगाल, असम, झारखंड, फिर राजस्थान और मध्य प्रदेश में बराबर है, फिर पंजाब में है। इन 8 राज्यों में डॉल्फिन हैं। तो रिवर डॉल्फिन की यहाँ पर बात की जा रही है। नंबर 1 पे है यहाँ पर उत्तर प्रदेश। टॉप 3 तो कम से कम याद ही रख लीजिए, उत्तर प्रदेश, बिहार, फिर पश्चिम बंगाल। गंगा में सबसे ज़्यादा डॉल्फिन है 3275। उसके बाद गंगा की सहायक नदियों में ब्रह्मपुत्र में है, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों में है। व्यास नदी में सबसे कम है 4 डॉल्फिन और बाकी की नदियों में एक भी नहीं है। तो सबसे कम है व्यास नदी में 4 डॉल्फिन, सबसे ज़्यादा है गंगा नदी में। नेक्स्ट बात करेंगे गुजरात का पहला जैव विविधता विरासत स्थल कौन सा बना है। तो ये अंतर्देशीय मैंग्रोव गुनेरी स्थल जो है ये कच्छ जिले में है। ये पहला जैव विविधता विरासत स्थल है गुजरात का। गुनेरी याद रखिएगा, गुनेरी है ये, और ये गुजरात का पहला ही जैव विविधता विरासत स्थल है। ये मैंग्रोव क्षेत्र है जहाँ पर 24 घंटे में एक बार यहाँ पर पानी आ जाता है समुद्र का, जो ज्वार भाटा वगैरह आता है, ज्वार आ जाता है, तो उससे जो है ये मैंग्रोव बहुत ज़्यादा फले फूले हैं। नेक्स्ट बात करेंगे भारत यूरोड्रोन कार्यक्रम में पर्यवेक्षक के रूप में शामिल हुआ है। यूरोड्रोन कार्यक्रम एक मीडियम अल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस मतलब मेल जो रिमोटली पायलट एयरक्राफ्ट सिस्टम है। ये एक तरह का ड्रोन निगरानी प्रणाली है, जिसमें मतलब ये एक निगरानी प्रणाली के रूप में यूरोड्रोन काम करता है। इसमें पर्यवेक्षक के रूप में भारत केवल शामिल है, वैसे पूर्ण सदस्य इसका नहीं है भारत। ये कार्यक्रम शुरू कब हुआ था, तो 2016 में शुरू हुआ था और 2027 में इसका पहला प्रोटोटाइप उड़ान भरेगा, ऐसा यहाँ पे एक मतलब सोचा गया है यूरोड्रोन के बारे में। यूरोड्रोन जो है ये जो यूरोपीय देश हैं उनकी पहल है। इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं यूरोड्रोन में, तो जर्मनी, फ्रांस, इटली और स्पेन। जर्मनी, फ्रांस, इटली और स्पेन। भारत अब पर्यवेक्षक के रूप में इसमें शामिल हुआ है और इसको जो बना रहा है वो है एयरबस जो कि स्पेन की है, डेसॉल्ट एविएशन फ्रांस की, लियोनार्डो कंपनी जो कि इटली की है, इसके द्वारा इसको संचालित किया जा रहा है। और ये जो है जो अमेरिकी MQ-9B है ड्रोन, उस पर निर्भरता इससे कम होगी। जो यूरोप में भी MQ-9B ड्रोन यूज़ होता है तो उस पर निर्भरता कम होगी, इसलिए इसको बनाया जा रहा है यूरोड्रोन को। नेक्स्ट है यूरोड्रोन से ही आप समझ सकते हैं, यूरो मतलब यूरोप और ड्रोन। अगला है IBCA फ्रेमवर्क समझौता लागू हो गया है 23 फरवरी 2025 को। यह IBCA क्या है, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, मुख्यालय इसका भारत में होगा। अब तक 27 देश जो है IBCA में शामिल होने को सहमत हो चुके हैं और धीरे धीरे इसकी संख्या बढ़ती जाएगी। जब भी आप वीडियो देखेंगे तो ज़्यादा ही रहेगी। नेक्स्ट जो है IBCA शुरू कब हुआ था, तो 9 अप्रैल 2023 को इसकी शुरुआत हुई थी, मतलब ये इसकी बात हुई थी, उसके बाद जो है अब इसको लागू कर दिया गया है 2025 में। IBCA में क्या क्या आता है, तो बाघ आते हैं, जो बिग कैट्स हैं वो वाली प्रजातियाँ आती हैं, बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जैगुआर और प्यूमा के संरक्षण के लिए IBCA बना था। इसका मुख्यालय भारत में होगा।
नेक्स्ट है वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो केरल जो है इसने वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित किया है। ऐसा करने वाला पहला ही राज्य बना है। बुजुर्गों के पुनर्वास, संरक्षण और समाज में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए ये लाया गया है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के रीवा में भारत का पहला सफ़ेद बाघ प्रजनन केंद्र बना है। तो रीवा को सफ़ेद बाघों की भूमि भी कहा जाता है, तो वहीं पर ये प्रजनन केंद्र बना है। चिड़ियाघर के अंतर्गत ये आता है, मतलब जो चिड़ियाघर जो प्राधिकरण होता है उसी के तहत ये बाघ प्रजनन केंद्र स्थापित होते हैं। और गोविंदगढ़, यहीं पर जंगल है रीवा में, गोविंदगढ़ जंगल, वहाँ पे अंतिम बार जो सफ़ेद बाघ 1951 में राजा मार्तंड द्वारा देखे गए थे, उसके बाद उनका संरक्षण प्रारंभ हुआ। और वो जो है इसके तहत पूरे विश्व में जो है इन्हीं के द्वारा, राजा मार्तंड के द्वारा सफ़ेद बाघों के संरक्षण को बढ़ावा दिया गया था। तो यहीं पर जो है स्थापित हो रहा है सफ़ेद बाघ प्रजनन केंद्र। नीति आयोग की राज्य उच्च शिक्षा पर रिपोर्ट आई है। ये रिपोर्ट का नाम क्या है? तो राज्यों और राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालयों के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा विस्तार, इस रिपोर्ट का नाम है। इसको सुमन बेरी जो कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं, उनके द्वारा 10 फरवरी 2025 को जारी किया गया है। 10 फरवरी को जारी हुआ। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट है कि उच्च शिक्षा में सर्वाधिक आवंटन कहाँ किया गया है? तो सबसे ज़्यादा आवंटन हुआ है जम्मू कश्मीर में। ये जीडीपी के अनुसार की बात की जा रही है कि इनके जीडीपी का 8.11% जो है उच्च शिक्षा के लिए है, और मणिपुर की जीडीपी का 7.25%। अगर इनकी जीडीपी कम होगी तो कम ही आवंटन हुआ होगा। यहाँ पर जीडीपी के परसेंटेज की बात की जा रही है। फिर मेघालय का 6.64%। सबका मत याद रखिए, बस ये याद रखिए कि सबसे ज़्यादा आवंटन जीडीपी का उच्च शिक्षा पर जम्मू कश्मीर में होता है, उसके बाद मणिपुर, फिर मेघालय, फिर त्रिपुरा। सबसे कम आवंटन दिल्ली में होता है 1.67%, उसके बाद तेलंगाना में। अब इनकी जीडीपी बड़ी होगी तो उसका परसेंटेज यहाँ पर लिया गया है 1.67%। देश में राष्ट्रीय औसत विश्वविद्यालय घनत्व कितना है? तो 0.8%, मतलब 0.8 है, घनत्व परसेंट नहीं है, ये घनत्व की बात की जा रही है। 0.8 जो है औसत विश्वविद्यालय घनत्व है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो घनत्व है विश्वविद्यालयों का वो सिक्किम में है, मतलब पूरा इंडिया से ज़्यादा है। यहाँ पर 10.3 है। और सबसे कम घनत्व कहाँ है विश्वविद्यालयों का? मतलब सबसे कम विश्वविद्यालय इनके एरिया के अनुसार है बिहार में। सबसे ज़्यादा सिक्किम में, सबसे कम बिहार में, और इंडिया का है 0.8। महिला नामांकन पुरुषों से अधिक कहाँ पर है? तो केरल में है, छत्तीसगढ़ में है, हिमाचल प्रदेश में है। केरल, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश में महिला नामांकन उच्च शिक्षा में पुरुषों से अधिक है। उच्च शिक्षा में सर्वाधिक वित्त पोषण कौन कर रहा है? तो महाराष्ट्र कर रहा है। अभी जो हमने देखा था वो जीडीपी के अनुसार था, लेकिन रुपयों के अनुसार सबसे ज़्यादा कौन जो है वित्त पोषण कर रहा है? वो महाराष्ट्र कर रहा है, 11,421 करोड़। नंबर 1 पे महाराष्ट्र, फिर बिहार है, फिर तमिलनाडु है। लेकिन जो है इनकी जीडीपी थोड़ा बड़ी है, तो इसलिए ये रुपए जो है उसके हिसाब से कम है। नेक्स्ट बात करेंगे, सबसे कम वित्त पोषण कौन कर रहा है? तो सिक्किम कर रहा है और अरुणाचल कर रहा है, यहाँ पर पैसों के हिसाब से। अगला है यहाँ पर जम्मू कश्मीर। अभी इसमें जो इम्पोर्टेंट था वो याद रखिएगा, जीडीपी के अनुसार जो नंबर है ये याद रखिए। और वैसे टोटल रुपयों में सबसे ज़्यादा कौन कर रहा है? तो महाराष्ट्र कर रहा है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला है जम्मू कश्मीर स्थित सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन 13 जनवरी 2025 को किया गया है। कहाँ पर? तो श्रीनगर कारगिल लेह राजमार्ग पर गगनबीर सोनमर्ग के बीच में उद्घाटन किया गया है। 6.5 किलोमीटर की जड़ मोड़ सुरंग है ये सोनमर्ग सुरंग, और ये जो है इसका उद्घाटन याद रखिएगा 13 जनवरी को। कितने किलोमीटर की है ये? 6.5 किलोमीटर की सुरंग। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश का माधव राष्ट्रीय उद्यान जो है ये जो 58वां, और रतापानी जो वन्यजीव अभ्यारण्य वो 57वां टाइगर रिजर्व बना है। मध्य प्रदेश के ही हैं दोनों, रतापानी भी और माधव भी। तो रतापानी जो है भारत का 57वां टाइगर रिजर्व है, और माधव जो है वो 58वां है। उद्घाटन कब किया गया है? तो 10 मार्च 2025 को। और मध्य प्रदेश का, अब यहाँ पर भारत में तो ये 57वां 58वां है, लेकिन मध्य प्रदेश का ये 8वां है रतापानी, और 9वां है माधव। तो ये मध्य प्रदेश के 9 हो गए हैं, 9वां हो गया है माधव वाला। देश का 56वां टाइगर रिजर्व कौन सा था? अभी हम 57वां 58वां डिस्कस किया, अभी 56वां कौन सा था? तो छत्तीसगढ़ का था, गुरु घासीदास तिमोर पिंगला वन्यजीव अभ्यारण्य छत्तीसगढ़ में स्थित है। ये नाम पूछ लिया जाता है, मैचिंग वगैरह में आ जाता है, जब इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो बहुत सारे ऐसे टाइगर रिजर्व वगैरह को मैच करने को आ जाता है, या फिर निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है ऐसे, तो जो चर्चा में रहते हैं वो वाले ज़्यादा आ जाते हैं। देश में यूजीसी लागू करने वाला राज्य, पहला राज्य कौन बन गया है? उत्तराखंड। ये पहला नहीं है, लेकिन आज़ादी के बाद ये पहला है जिसने इसको लागू किया, यूजीसी को, समान नागरिक संहिता को। और इससे पहले गोवा लागू कर चुका था, लेकिन वो आज़ादी से पहले वहाँ पर लागू हुए, पुर्तगाली शासनकाल से ही। नेक्स्ट बात करेंगे, सिंगापुर के राष्ट्रपति की भारत यात्रा हुई थी। कौन है ये सिंगापुर के राष्ट्रपति? थरमन सनमुगरत्नम।
थर्मन संगमुंगरत्नम की भारत यात्रा हुई थी 14 से 18 जनवरी 2025 के बीच में। और इन्होंने जो है सिंगापुर के राष्ट्रपति ने भारत में एक कार्यक्रम के दौरान भारतीय उद्योग परिसंघ के पूर्व महानिदेशक तरुण दास को सिंगापुर का मानद नागरिकता पुरस्कार दिया। तो सिंगापुर राष्ट्रपति द्वारा किसको मानद नागरिकता पुरस्कार मिला है? तो तरुण दास को, जो कि भारतीय उद्योग परिसंघ के पूर्व महानिदेशक रह चुके हैं। भारत और सिंगापुर के जो उद्योग संबंध हैं उनको मजबूत बनाने के लिए तरुण दास को ये दिया गया है। नेक्स्ट है भारत और सिंगापुर के संबंध की 60वीं अभी वर्षगांठ का लोगो भी जारी किया गया है। 60वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। और ये जो थर्मन संगमुंगरत्नम थे ये उड़ीसा भी गए थे। तो समृद्ध उड़ीसा 2036 के लिए समझौते हुए हैं, मतलब 2036 तक समृद्ध बनाना है उड़ीसा को। इससे रिलेटेड सिंगापुर और भारत के समझौते हुए हैं। उड़ीसा में सिंगापुर की मदद से नया शहर विकसित होगा भुवनेश्वर में। तो ये सब यहाँ पर समझौते हुए मतलब उड़ीसा पर ज़्यादा फोकस किया गया है जब ये आए थे। तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है इंडोनेशिया राष्ट्रपति की भारत यात्रा हुई थी 23 से 26 जनवरी के बीच में। 23 से 26 जनवरी के बीच में ये भी आए थे जनवरी में ही। 14 से 18 जनवरी के बीच में सिंगापुर वाले आए थे। और ये जो हैं इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ये भी जो जनवरी में आए थे 23 से 26 जनवरी के बीच में, जब हमारा 76वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा था। उसके ये मुख्य अतिथि थे प्राबोवो सुबियांतो जो है इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं, इस बार हमारे मुख्य अतिथि थे गणतंत्र दिवस पर। और 2025 को इन्होंने मतलब भारत और जो है इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने मिलकर भारत आसियान पर्यटन वर्ष के रूप में सहमति देने की बात की थी। भारत आसियान पर्यटन वर्ष 2025 को कहा इन लोगों ने। समझौते यहाँ पर कौन कौन से हुए? तो 5 हुए हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण से रिलेटेड, आयुष से रिलेटेड, तटरक्षक बल से रिलेटेड, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना और संस्कृति से रिलेटेड समझौते हुए भारत और इंडोनेशिया के बीच में। इसके अलावा इसमें यह भी चर्चा की गई कि 2023 में भारत और इंडोनेशिया का जो व्यापार था वो $29.40 बिलियन हुआ था। $29.40 बिलियन जो है इस बार हुआ था। ये द्विपक्षीय व्यापार की बात है, इसको बढ़ाने की भी कोशिश की जा रही है $29.40 बिलियन को। तो ये इतनी चीज़ें हैं जो इस वाले उस पार्ट में कवर हो रही हैं घटनासार की। वीडियो पसंद आए, यूजफुल लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट में बताइएगा कैसा लगा। नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी आ जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर करने की कोशिश की जाएगी। हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा घटनासार की इंपॉर्टेंस आपको पता ही है। और पिछले वाला जो था वो भी आपको नोट्स अगर आप ग्रुप में है तो वो भेजा जा चुका है, जो इससे पहले वाला घटनासार आया था, क्योंकि 1 साल का करंट अफेयर पढ़ना पड़ेगा पूरा। और ये सभी नोट्स वगैरह आपको यूपीपी से सारो यारो कंबाइंड पेड ग्रुप में मिल जाएंगे। ज्वाइन करने के लिए व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, इस पर व्हाट्सएप करके ग्रुप की डिटेल्स ले सकते हैं, उसको प्रॉपर्ली पढ़कर ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ब्रेक टाइम क्लासेस।